नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल चौधरी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ढाई अक्षर प्रेम के में। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी कहानी दूसरा दरवाज़ा पार्ट 2। अगर आपने अब तक दूसरा दरवाज़ा का पहला भाग नहीं सुना है तो आप मेरे YouTube से उसे सुन सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। तो मैं पहले भाग के आखिरी पैराग्राफ से शुरू करता हूँ। कुछ देर बाद चांदनी चली गई, पर राघव वहीं घंटों काफ़ी देर बैठा रहा और सोचता रहा, अब क्या क्या उसे सच में चांदनी को भूल जाना पड़ेगा? क्या वो ऐसा कर पाएगा और क्या वो उस वादे को निभा पाएगा जो उसने अभी अभी किया था? कई सारे सवालों ने उसके मस्तिष्क में घमासान मचाया हुआ था और तभी उसके जहन में एक ख्याल आया, सुसाइड। शायद इससे सारा कुछ ठीक हो जाए। और अब उसकी कानों में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, सुसाइड। कई घंटे राघव उसी पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठा रहा। शायद अब तक उसकी पाँव में इतनी ताकत नहीं हो पा रही थी कि वो उठ सके, पर सुसाइड के ख्याल ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। न जाने उसमें कैसी अनजानी सी ताकत आ गई थी, ऐसी ताकत जिसके वश में आकर वो सही और गलत में फ़र्क भी भूल चुका था। आखिर वो उठा और बिना मंजिल ही चल पड़ा। उसे तो शायद पता भी नहीं था कि अब क्या करना है, किस ओर जाना है। बस वो बड़ी बड़ी कदमें बढ़ाता चला जा रहा था। उसे आसपास की शोरगुल, गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ें कुछ भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही तस्वीर थी, चांदनी। उसे और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। शायद ये संयोग ही था कि जिस BMW की वो सपने देखा करता था, जिसे काफ़ी दूर से ही वो पहचान लेता था, आज उसी गाड़ी के नीचे आते आते वो बच गया। संयोग से ड्राइवर ने ब्रेक पहले ही लगा दी थी। वो कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो चीज़ें खुद ब खुद होने लगती है। ऐसा ही राघव के साथ हुआ। वो खुद तो नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है, पर उसके पैर उसे अपने घर के चौखट तक ले आए थे। पर आज उसने चौखट के बाहर अपने जूते को नहीं उतारा। माँ ने देखा, पर पता नहीं क्यों आज माँ ने भी उसे ऐसा करने से नहीं रोका। अभी अभी जो वो बहुत बड़ी बाजी हार कर आया था, तो माँ की खामोशी में भी उसे अपनी जीत महसूस हुई। वो मन ही मन थोड़ा मुस्कुराया और अपने कमरे की ओर चला गया। कमरे में घुसते ही उसने सबसे पहले दरवाजे को बंद किया और दरवाजे के सहारे ही सिर टेक कर खड़ा हो गया। कुछ देर खड़े रहने के बाद उसे खुद भी पता नहीं चला कि कब उसने अपने घुटने को मोड़कर दरवाजे के पास ही अपने चेहरे को पूरी तरह से अपनी हाथों से ढककर रोना शुरू कर दिया था। न जाने कितनी देर तक वो रोता रहा। फिर अचानक उसके जहन में चांदनी की बात याद आई। राघव, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी यादों से जुड़ी सारी चीज़ों को मिटा दो। और वो अगले ही पल अपनी मोबाइल की गैलरी से उसकी सारी फोटोज डिलीट कर चुका था, और उसकी नंबर को भी। फिर उसने मोबाइल को पास ही बिस्तर पर रख दिया और कुछ देर कमरे में लगे सीलिंग फैन को निहारता रहा। फिर वो अचानक खड़ा हुआ, पास में पड़े मोबाइल को उसने दोबारा उठाया और फिर कुछ ढूंढने लगा। जब उसे कुछ भी नहीं मिला तो उसने सुकून की सांस ली, ठीक वैसे ही जैसे कातिल सबूत मिटाने के बाद गहरी सांस लेता है। उसकी सारी चीज़ें जो उसे चांदनी की याद दिलाती वो मिटा चुका था, पर उसके जहन में बसी चांदनी को वो कैसे निकालता? तभी मानो एक शब्द ने पूरे कमरे में अपनी मौजूदगी वापस दर्ज करा दी हो, सुसाइड। इस आत्महत्या के ख्याल ने
पूरे कमरे में मानो सन्नाटा पसार दिया हो। राघव का दिमाग रेस के घोड़े की तरह बहुत तेज दौड़ रहा था। उसने कमरे का दरवाजा खोला और आंगन में कुछ ढूंढने लगा। सामने माँ की साड़ी थी, जिसे छत पर सूख जाने के बाद माँ ले तो आई थी, पर शायद कामों की व्यस्तताओं के कारण समेट कर रखना भूल गई थी। राघव कुछ देर उस साड़ी को घूरता रहा, मानो कह रहा हो, क्यों साड़ी, तुम तो मेरा साथ दोगी ना आखिरी लम्हों में। और साड़ी ने मानो चुप रहकर उससे कहा हो, हाँ दूंगी। राघव सबसे नजर बचाता हुआ जल्दी से साड़ी को लेकर अपने कमरे में आया और दरवाजे की छिटकनी को चढ़ा दिया। अब उसने जैसा फिल्मों में देखा था उसे वैसा ही तो करना था। एक सुसाइड नोट लिखनी थी, फंदा बनाना था और फिर खेल खत्म। उसने अपनी डायरी से एक पन्ने को फाड़ा, वहां उसे कुछ अन्य पन्नों के फटे हुए निशान भी दिखे। वो थोड़ी सोच में डूब गया। उसने तो आज तक पन्ने नहीं फाड़े थे। फिर बिना दिमाग पर जोर लगाए अपने फाड़े पन्ने को लेकर बैठ गया और उस पर लिखना शुरू किया। शायद वो बहुत ही जल्दी में था, इसलिए वो बहुत ही लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखना चाहता था। उसे तो बस जितनी जल्दी हो सके इन सब से छुटकारा पाना था। उसने बस पेज पर इतना ही लिखा कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने पूरे होश में कर रहा हूँ। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है और ना ही मैंने किसी के दबाव में आकर ये कदम उठाया है। मैं बस अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ और इसलिए आत्महत्या कर रहा हूँ। सुसाइड नोट को बिस्तर के कोने में रखकर उसने उसे पानी की बोतल से दबा दिया और वो उठ खड़ा हुआ। पास में पड़ी टेबल को कमरे के बीचों बीच खड़ा किया, जिसके ठीक ऊपर पंखा था। साड़ी को मोड़कर उसने फंदा बनाया, पंखे में फंसाया और अब सब कुछ तैयार था। संतुष्टि के लिए उसने पंखा चलाया और वो साड़ी उड़ने लगी और इसी के साथ पल भर को उसका हौसला भी उड़ गया। पर जाता कहाँ, कमरा तो बंद था। उसने एक गहरी सांस ली और हौसला वापस उसकी नसों में उबाल मारने लगा। वो बिना एक पल भी गवाए टेबल पर चढ़ गया और फंदे की गांठ को निहारने लगा। तभी उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा आ गया। पल भर को वो फिर से विचलित हो उठा, पर वो अब ठान चुका था तो वो पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने सोचा, माँ के पास तो मेरे अलावा भी एक बेटा है, छोटू माँ की सारे सपने जरूर पूरे करेगा। उसने अपने कलेजे को पत्थर बनाया और फंदे को गले में डाल दिया और अब बस आखिरी काम बाकी रह गया था। टेबल को पैर से ठोकर मारकर गिरा देना और उसके बाद सब कुछ खत्म। राघव अपनी पैर से टेबल को ठोकर मारने ही वाला था कि तभी माँ ने दरवाजा खटखटाया। राघव, अरे ओ राघव। राघव थोड़ी देर सोचने के बाद बोल उठा, क्या है माँ, मैं कपड़े बदल रहा हूँ। ओह अच्छा, मैं तो बस इतना कह रही थी कि तू जब आया तो मैं बताना भूल गई थी, वो अपने पड़ोस वाले शर्मा जी है ना। राघव ने जानते हुए भी झुंझलाहट में माँ की बातों को काटते हुए कह दिया, कौन शर्मा जी माँ? अरे पड़ोस के शर्मा जी, वही प्रोफेसर साहब। राघव ने यूं ही कह दिया, हाँ तो? अरे आज उसकी बेटी आई थी, आज ही वो बाहर से पढ़कर लौटी है और अपने घर आते ही सीधा हमारे यहाँ आ पहुंची। तुम्हें ढूंढ रही थी। मैंने कह दिया पता नहीं कहाँ गया है, रुक जाओ शायद कुछ देर में लौट आए। उसने काफ़ी इंतज़ार किया बेटा, पर जब तुम नहीं आए तो वो लौट गई। वो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट भी लाई थी बेटा, देख ले वहीं तेरे बुक शेल्फ पर रखी होगी। और पता है
अब तो वो काफ़ी बड़ी हो गई है और देखने में किसी परी से कम नहीं लगती है। माँ ने एक सांस में ही सारा बखान सुना दिया था, वो भी दरवाजे के दूसरी तरफ से ही। राघव, जो अब तक चुपचाप इतनी देर से माँ की बातें सुन रहा था, मन ही मन झुंझला उठा। झुंझलाहट भरे शब्दों में ही उसने माँ से कहा, ठीक है माँ, मैं देख लूंगा, अब तुम जाओ। पता नहीं क्यों हाँ नहीं के खेल में उसके कदम खुद ही टेबल से उतरकर बुक शेल्फ की ओर बढ़ गए। सामने बहुत ही खूबसूरत रैपिंग की हुई एक गिफ्ट थी। राघव ना चाहते हुए भी खुद को उसे देखने से रोक नहीं पाया। उसने जल्दी से गिफ्ट खोला और फिर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें उसकी और अलीसा की बचपन की तस्वीर थी, जिसमें वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। अलीसा शर्मा जी की बेटी और वो लड़की जिसका माँ ने अभी अभी जिक्र किया था। राघव अभी वो तस्वीर देख ही रहा था कि उसकी पैर में उसे कुछ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो कुछ पन्ने गिरे पड़े थे, जो तब गिर गया था जब राघव गिफ्ट को उठा रहा था। शायद वो पन्ने गिफ्ट के पास ही रखे थे। राघव उन पन्नों को पहचानता था। ये तो राघव की डायरी के पन्ने थे, पर यहाँ कैसे? उसे अब याद आया कि उसकी डायरी के पन्ने पहले से ही क्यों फटे हुए थे। राघव ने पन्ने को उठाया और पढ़ना शुरू किया। मेरे राघव। राघव को कुछ अजीब लगा। मेरे राघव? मैं उसका कब हो गया? मैं तो सिर्फ चांदनी का हूं और किसी का नहीं। खैर, उसने पढ़ना जारी रखा। गिफ्ट कैसा लगा? आई नो तुम्हें काफ़ी पसंद आया होगा। मैं अलीसा, याद हूँ तुम्हें या भूल गए? मैं भी कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हूँ। तुम भला मुझे कैसे भूल सकते हो? मैं भी तो तुम्हें इतने दिनों में कभी नहीं भूली। राघव ने मन ही मन कहा, पर मैं तो तुम्हें भूल गया था। उसने बहरहाल फिर आगे पढ़ना जारी रखा। पता है, मैं कुछ भी नहीं भूल पाई, कुछ भी नहीं। याद है कैसे मैं तुम्हारे घर अगर एक दिन नहीं आती तो तुम मेरे घर चले आया करते थे। फिर हम दोनों गुड्डे गुड्डियों से शादी शादी खेलते और हमें देखकर मम्मी पापा कहते, हाँ बड़े होने पर तुम दोनों की शादी हम करा देंगे। और मैं बहुत खुश हो जाती। याद है तुम्हें, हम हर मंगलवार पास वाले हनुमान मंदिर जाया करते थे अपने मम्मी पापा के साथ, और तुम तोतली आवाज़ में कहा करते, अलीसा अगर तुम्हें तिथि ने परेशान किया तो मैं भी हनुमान दी बनकर उन तपती ततनी बना दूंगा। और फिर हम दोनों की बातें सुनकर मम्मी पापा अंकल आंटी सब हंस पड़ते थे। तुम्हें याद है एक बार जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अमरूद खाना है, तो तुम कैसे पास की बरेली वाली दादी के अमरूद के पेड़ पर चढ़ गए थे मेरे लिए अमरूद लाने। पर अफसोस कि तुम पेड़ से गिर गए थे। हालांकि तुम अमरूद तोड़ लाए थे, पर तुम्हें सिर पर चोट भी आई थी, जिससे तुम्हारे सिर के बाईं ओर चोट के निशान बन गए थे। वैसे वो निशान, वो दाग अब भी हैं क्या? राघव तुरंत ही शीशे के सामने चला गया और दाग को देखने लगा। अरे हाँ, दाग तो अब भी था, हल्का सा सिर के बाईं ओर। राघव ने खुद को और उस दाग को कुछ देर देखते रहने के बाद अनायास ही हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरी और वापस पेज को पढ़ना शुरू किया। राघव, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाई। तुम मुझे हर रोज़ याद आते रहे, और इसलिए आज जब मैं अपने घर आई तो सीधा तुमसे मिलने चली आई, पर तुम घर पर नहीं थे। माफ़ करना, मैंने तुम्हारी डायरी से बिना तुम्हारी इजाज़त के पन्ने को फाड़ लिया। पर मैं क्या करती, मैं तुम्हें वो सब कुछ बताना चाहती थी जो मैं इतने दिनों से तुम्हारे लिए महसूस करती रही, जो तुम्हारे बारे में सोचती रही। मैं खुद को रोक नहीं पाई, और इसलिए जब तुम्हारे कमरे में
गिफ्ट रखने आई तो बुक सेल्फ पर पड़े डायरी से मैंने पन्ने निकालकर दिल की बात कहने की सोची। राघव, आई लव यू। राघव अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकालता उन 4 शब्दों को घूर रहा था, राघव, आई लव यू। पर उसने आगे पढ़ना जारी रखा। पता नहीं क्यों, पर वो जल्द से जल्द सारी बातें अब पढ़ लेना चाहता था, और उसने ऐसा ही किया। और अब उसकी नज़र आगे की पंक्तियों पर थी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता ये कहना चाहिए या नहीं, बट रियली आई लव यू। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगी। राघव, आज मेरा जन्मदिन है। पापा ने मेरे आने की खुशी में और जन्मदिन के मौके पर आज रात पार्टी रखी है। तुम ज़रूर आना, तुम्हें आना ही होगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो प्लीज़, मैंने गिफ्ट के पास ही एक गुलाब रखा है, लाल गुलाब, तुम उसे अपनी कोट में लगा लेना। मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारे जवाब का, अपने बचपन के प्यार राघव का। तुम्हारी अलीसा। राघव काफ़ी देर यूं ही खुद को शीशे में निहारता रहा, और तभी उसे चांदनी की कई बातें याद आने लगी। राघव, जिंदगी जब भी एक दरवाजे को बंद करती है तो हमेशा हमारे लिए दूसरे दरवाजे खोल देती है। बस हमें उस पहले दरवाजे से उठकर दूसरे दरवाजे की तरफ आगे बढ़ना होता है। राघव एक गहरी सोच में डूब गया। क्या ये उसका दूसरा दरवाजा था? क्या दूसरे दरवाजे के पीछे अलीसा खड़ी थी? और क्या चांदनी इसी दूसरे दरवाजे की बात कर रही थी? कुछ देर सोचने के बाद राघव मुस्कुराया, और शायद उसे सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। राघव ने घड़ी की ओर देखा, 8 बज चुके थे। राघव ने चेहरे को धोया। टेबल जो पंखे के ठीक नीचे अब भी पड़ी थी, उसे उसका सही जगह दिखाया। अलमारी खोला, अपनी बेहतरीन सूट को निकालकर पहना, मुस्कुराकर गुलाब लगाया और शीशे के सामने खड़े होकर खुद से ही कह बैठा, तो चले दूसरे दरवाजे की ओर। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी दूसरा दरवाजा पार्ट 2। कहानी खत्म हुई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझसे ज़रूर व्यक्त करें, ताकि मुझे आगे भी ऐसी कहानियाँ लिखने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। दोस्तों, आप मुझसे सीधे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरा फेसबुक आईडी है राहुल चौधरी राइटर, और इंस्टाग्राम आईडी है उसी नाम से, राहुल चौधरी राइटर, RAHULCHOUDHARYWRITER। दोस्तों, अगर आप पर्सनली मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं, या आप खुद भी कुछ लिखते हैं, तो आप मुझसे सीधे सवाल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे। मेरा ईमेल आईडी है rahulwriter2020@gmail.com। दोस्तों, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। चलता हूँ। धन्यवाद।